जरा सोचिए, एक ऐसा देश जिसकी पहचान ही शांति से जुड़ी हो, जिसने दो दो न्यूक्लियर हमलों का दर्द झेला हो, और आज वही देश अपने इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे मॉडर्न फौजी तैयारी कर रहा है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है ना? तो सवाल सीधा सा है, आखिर शांति की धरती कहा जाने वाला जापान अचानक जंग की तैयारी क्यों कर रहा है? क्या बदल गया? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और इस पूरी कहानी को समझते हैं। बात शुरू होती है वर्ल्ड वॉर II से। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए न्यूक्लियर अटैक ने जापान को, कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल दिया। उस भयानक तबाही के बाद जापान ने कसम खाई थी कि अब कभी नहीं, कभी भी युद्ध का रास्ता नहीं चुनेंगे। लेकिन आज देखिए, कहानी बिल्कुल पलट चुकी है। उसी वादे के ठीक उल्टा जापान आज दुनिया की सबसे ताकतवर और हाईटेक मिलिट्री में से एक बना रहा है। और ये बदलाव इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। तो इस हैरान करने वाले बदलाव को समझने के लिए हमें पहले जापान के उस सबसे बड़े वादे को समझना होगा, वो वादा जो उसके संविधान की नींव है। मैं बात कर रही हूँ आर्टिकल 9 की। तो देखिए, 1945 में वर्ल्ड वॉर II खत्म हुआ, जापान ने सरेंडर कर दिया। ठीक 2 साल बाद 1947 में उन्होंने अपना शांति संविधान यानी पीस कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया। लेकिन आज 70 साल से भी ज्यादा गुजर जाने के बाद यही संविधान अपने सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। और इस संविधान का जो दिल है ना, वो है आर्टिकल 9। ये सिर्फ कोई कानून का टुकड़ा नहीं है, ये जापान की पहचान बन गया था। एक ऐसा आर्टिकल जो साफ कहता है कि देश किसी भी झगड़े को सुलझाने के लिए सेना या जंग का इस्तेमाल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। और ये कहता क्या है? इसमें साफ लिखा है कि जापानी लोग हमेशा हमेशा के लिए युद्ध का त्याग करते हैं। देश में जमीन, समंदर या हवा में लड़ने वाली कोई भी सेना या किसी भी तरह की युद्धक क्षमता कभी नहीं रखी जाएगी। आप सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक देश का खुद से किया हुआ एक बहुत बड़ा वादा था। लेकिन फिर वक्त बदला और 21वीं सदी आते आते जापान की आस पड़ोस की तस्वीर पूरी तरह बदलने लगी। एक नई और कह सकते हैं काफी खतरनाक हकीकत ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक तरफ था चीन, जो अपने मिलिट्री ताकत को बहुत तेजी से बढ़ा रहा था। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया, जो आए दिन मिसाइल टेस्ट करता है, और कई बार तो ये मिसाइल जापान के ऊपर से होकर गुजरती हैं। और फिर ताइवान को लेकर बढ़ता टेंशन, जो कभी भी एक बड़े झगड़े का रूप ले सकता है। इन सब चीजों ने, जाहिर है, टोक्यो की नींद हराम कर दी। तो अब इस बढ़ते खतरे को देखते हुए जापान के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। उन्होंने अपनी रक्षा के नियमों को ही फिर से लिखने का फैसला कर लिया, और ये फैसला एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। ये हुआ साल 2015 में। एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। जापान ने एक नया डिफेंस लॉ पास किया, और इस कानून ने वर्ल्ड वॉर II के बाद पहली बार उसकी सेना को अपने दोस्तों, अपने सहयोगियों की मदद के लिए विदेश में जाकर लड़ने की इजाजत दे दी। ये नो वॉर पॉलिसी से एक बहुत बड़ा यू टर्न था। अब देखिए, ऐसी बड़ी नीतियों को जमीन पर उतारने के लिए क्या चाहिए? पैसा, बहुत सारा पैसा। तो जापान ने अगले 5 सालों के लिए अपना डिफेंस बजट अनाउंस किया, और वो आंकड़ा था करीब करीब 42 लाख करोड़ रुपए। ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग अमाउंट था। जरा इस ग्राफ को देखिए, ये साफ साफ दिखा रहा है कि पिछले 10 सालों में जापान का डिफेंस पर खर्च कैसे एक रॉकेट की तरह ऊपर गया है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये जापान के बदलते इरादों का एक ठोस सबूत है। तो सवाल फिर वही आता है कि आखिर इतने पैसे का हो क्या रहा है? जापान खरीद क्या रहा है? इसका जवाब है एक से बढ़कर एक बेहद मॉडर्न और हाई टेक हथियारों का पूरा जखीरा। इस लिस्ट पर एक नजर डालिए। अमेरिका से टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें, दुनिया के सबसे एडवांस्ड F-35 फाइटर जेट्स, हाइपरसोनिक मिसाइलें जो दुश्मन के डिफेंस को भी भेज सकती हैं, एडवांस सबमरीन्स, और तो और जासूसी सैटेलाइट्स का अपना खुद का नेटवर्क। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, ये तैयारी सिर्फ अपनी रक्षा के लिए नहीं है, ये अपनी ताकत दिखाने के लिए भी है। और ये जो स्लाइड है ना, ये इस पूरे बदलाव का निचोड़ है। देखिए, पहले जापान की स्ट्रैटेजी थी सेल्फ डिफेंस, मतलब अगर कोई हम पर हमला करेगा तो ही हम जवाब देंगे, सिंपल। लेकिन अब नई स्ट्रैटेजी है काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी। इसका मतलब यह है कि अगर जापान को हमले का सिर्फ खतरा भी महसूस हुआ तो वो इंतजार नहीं करेगा, वो पहले ही दुश्मन के ठिकानों पर हमला करके उसे निस्तानाबूद कर सकता है।
ये सोच में एक जमीन आसमान का फर्क है। अब जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा बदलाव होगा तो दुनिया में हलचल तो मचेगी, और जापान के इस कदम से दुनिया साफ साफ दो हिस्सों में बट गई है। एक तरफ है नए दोस्त, तो दूसरी तरफ पुरानी दुश्मनी जो और भी गहरी होती जा रही है। एक तरफ है अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो क्वाड ग्रुप का हिस्सा हैं। ये देश जापान के इस कदम का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ है चीन और नॉर्थ कोरिया, जो इसे अपने लिए एक सीधा खतरा मान रहे हैं और इसकी जोर शोर से निंदा कर रहे हैं। खास तौर पर अमेरिका, वो तो खुलकर जापान को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि जापान इस इलाके में एशिया की ढाल की तरह काम करे, जिसका अगर आप सीधा मतलब निकालें तो वो है चीन की बढ़ती ताकत को बैलेंस करना। तो ये सब कुछ देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ है, जापान आज अपनी हिस्ट्री के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जैसा पहले कभी नहीं आया। लगता है उसकी जो पुरानी सोच थी वो अब बदल रही है, और उसकी जगह एक नई सोच ले रही है, जो कहती है शांति बहुत नाजुक होती है और उसे बचाने के लिए शक्ति का होना बहुत जरूरी है। लेकिन यही बदलाव हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जिस पर आज पूरी दुनिया में बहस हो रही है। क्या जापान का ये कदम अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी है, या फिर ये एशिया में हथियारों की एक नई और बहुत ही खतरनाक रेस की शुरुआत है? क्या इससे शांति आएगी या फिर एक नए वर्ल्ड वॉर का खतरा और बढ़ जाएगा? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। हमारी इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को इसी तरह आसान भाषा में समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।